बेशर्म चुड़ैल। लगावे लो जब लिपस्टिक, लगावे लो जब लिपस्टिक, हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागे लो, जिला टॉप लागे लो। बिरजू देर रात साइकिल पर सवार होकर सुनसान सड़क से अपने गांव मखनापुर की ओर अग्रसर हो रहा था। आसपास के सभी गांव गहरी नींद के आगोश में थे। सर्द लहरें रात के माहौल को खौफनाक मंजर की आकृति दे रही हैं कि अचानक उसकी निगाह रास्ते के बीचों बीच खड़ी एक युवती पर पड़ती है, जिसका शारीरिक ढांचा एक अप्सरा के समान सुंदर और आकर्षक था। अरे पतरी कमरिया, तिरछी नजरिया, कौन है आखिर ये बिजुरिया? लहराते लंबे केश से कायल करत है ससुरी। बिरजू उस युवती के रूप में मंत्रमुग्ध होकर उसके पास आ पहुंचता है, जहां दोनों की निगाहें आपस में टकराती हैं। वह युवती कहती है, बाहों में चलिया हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा। अरे ओ अप्सरा, इतनी देर रात इस सुनसान सड़क पर का करत हो? और क्या, तुम्हारा इंतजार कर रही थी मेरे प्यारे प्रियतम। क्या बात है मंचली, लागत है तुमरे हमरे जज्बात एक से हैं। अच्छा, तो फिर देर किस बात की है? देखो, मौका भी है और दस्तूर भी। ये कहकर युवती जंगल के भीतर बढ़ने लगती है। पूरे जंगल में उसके पायल की छनकर गूंज उठती है, जिसके साथ पंछियों का बसेरा सुगबुगाता देख वह कहती है, आकाश के परिंदों, मैं कहती हूँ चुप हो जाओ। अरे ओ मंचली, उरी कितना भगाओगी? अरे ऐसन तो सारी रात काली हो जाएगी। वह युवती बरगद के पेड़ के ओर मुंह करके खड़ी हो जाती है। जैसे ही बिरजू उसे पलटता है तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि दरअसल वह युवती एक चुड़ैल थी। अरे दादा, ये का भला है बे? ये अप्सरा चुड़ैल में कैसे तब्दील हो गई? क्या हुआ प्रियतम, तुम्हें मेरा ये अक्ष पसंद नहीं पड़ा? साला हम इस ससुरी के संग ब्याहरा चाय के सपना सजोवत रहे। अरे जोने के हम मेहरिया बनावल चाहत हूँ, यू हमार मौत के स्वयंवर रचावत चाहत है। अरे भाग बिरजुआ, अरे भाग। ये कहकर बिरजू तेज गति से उठकर भागने लगता है। तभी चुड़ैल पेड़ों पर कूदती फंदती हवा को चीरती हुई उसका पीछा करती हुई कहती है, मुझसे बचकर कहाँ तक भागेगा? चुड़ैल उसको आगे से आकर घेर लेती है और कहती है, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। क्यों मेरे सपनों के साजन अपनी सजनी पर इतना सितम क्यों कर रहे हो? देखो समा कितना सुहाना है, तुम हो कि मुझसे दूरी साध रहे हो। अरे बेशरम बेहया चुड़ैल, तू हमरे संग धोखाधड़ी की है। अरे चलावा करना तो मुझ चुड़ैल की सबसे हसीन अदा है। अब जल्दी से मेरे मन की मनसा पूरी कर दो। बेशरम चुड़ैल, दूर हट मुझसे। शायद तुझे पता नहीं कि मैं बेशर्म चुड़ैल के साथ साथ बुरी चुड़ैल भी हूँ। गुस्से से तिलमिलाई चुड़ैल बिरजू का सर धड़ से अलग कर देती है। उसका सारा खून पीकर कहती है, ये मानव एकदम मूर्ख निकला। ये कहानी है मखना गांव की, जहाँ के जंगल में बड़ी ही बेशर्म किस्म की एक चुड़ैल का बसेरा था। वह अपनी शक्तियों से हर एक रात जवान सुंदर युवती का भेष धरकर पुरुषों को अपने जाल में फंसाया करती। बदकिस्मती से जो कोई भी शख्स उस चुड़ैल से संबंध बनाता, उसकी सांसें चली जाती हैं। अरे उस बेशर्म चुड़ैल ने कितनी बुरी मौत मारा है बेचारे बिरजू को। ये देखकर तो खौफ के मारे मेरे रोए सिहर रहे हैं। जाने वो मर जानी कमबख्त चुड़ैल हमारे गांव के मर्दों को ही क्यों मौत दे रही है। जैसा कि हम सभी उस बेशर्म बेबाक चुड़ैल के काले करतूतों से भली भांति वाकिफ हैं। वो हर एक रात मेनका अप्सरा जैसी सुंदरियों का भेष धरकर मर्दों को अपने पास बुलाती है। इसके बाद सभी अपने घरों की ओर अग्रसर होते हैं और पूरा गांव अंधेरे से मांद जाता है। जबकि बाद चुड़ैल जंगल से बाहर आती है। एक बार फिर मखना गांव में काली रात आई है, साथ ही मुझ चुड़ैल के लिए सुनहरा सौगात लाई है। कौन बनेगा मेरा शिकार? एकाएक चुड़ैल की तेज निगाह कोसों दूर से आ रहे शंकर पर पड़ती है। कमला ने सुझाया था कि सवेरे चले जाओ, मगर हम ही देहात देर दोपहर को निकले। सोचे रहे कि सांझ तक लौट आइब, मगर देर रात हुई गई। बस भगवान बेशरम चुड़ैल से बचा लेना। शंकर अभी ये बोल ही रहा था कि चुड़ैल एक बला बनकर उसके सामने आती है। जो आएगा मेरे पास वो बन जाएगा मेरा खास। का बला है भी, सुंदरी के रूप में मक्खन मलाई की छलकती गगरी जैसी है ससुरी। चल शंकर, इस सुंदरी के शिकार करने का सुनहरा अवसर हाथ से जाने न दे। सरपंच की सुझाई बातों को बिसार कर शंकर
चुड़ैल की चाल में फंसकर उसके पीछे जंगल में बढ़ने लगता है। आओ आओ प्रियतम, मेरे पास आओ। एकाएक शंकर की निगाह चुड़ैल के पैरों पर पड़ती है, जिसे देखते ही उसके पांव सनसना कर वहीं थम जाते हैं। उल्टे पैर तो चुड़ैल के होते हैं। अरे ससुरा, तभी तो ये बेशरम चुड़ैल का बोलबाला एकदम विदेशन गौरियन के जैसी है। आओ प्रियतम और मेरी बाहों में समा जाओ। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये सुनकर चुड़ैल गुस्से से तिलमिलाकर जैसे ही पांव पटकती हुई अप्सरा का अक्ष भयानक खूंखार चुड़ैल में बदल जाती है। तुम इंसानी कीड़े मकोड़ों की समस्या है। चुपचाप से इस जंगल में मेरे साथ मंगल कर, वरना आज इस जंगल में दंगल होगा। अरे बेशरम बेहया भूतनी, कुछ तो भूतनियत रख। ये सही है, तुम करो तो रास लीला और मैं करूँ तो कैरेक्टर डीला। तूने कदर मेरी नहीं जानी, अब तेरा भी वही अश्र होगा जो बाकियों का हुआ। चुड़ैल अपने लंबे पैनी नाखून से शंकर का पेट फाड़कर उसका रक्त पान करती है। प्यार की भूख नहीं मिटी तो क्या हुआ, पेट की भूख तो शांत हुई। ऐसे ही दिन सप्ताह और सप्ताह महीने में ढलते जा रहे थे। चुड़ैल अक्सर अपने हुस्न से सड़क पर आते जाते मर्दों को रीझ कर उन्हें मौत दिया करती। दो दोस्त देर रात कार में सवार होकर आ रहे थे। अरे वाह, लगता है आज शहर से शिकार आया है। आज गांव की गोरी बनने से काम नहीं चलेगा। चुड़ैल शातिर मुस्कान देते हुए शहरी पहनावा पहनकर सड़क के बीचों बीच आ खड़ी होती है। ए तन्मय, अरे सामने देख, आइटम बम लगत है, लिफ्ट की राह में खड़ी है। दोनों कार रोककर कहते हैं, ए ब्यूटी बेबो, लिफ्ट? नो, मैं यहाँ लिफ्ट का नहीं, अपने लकी बॉय का इंतजार कर रही हूँ। अरे तो हमें का खामी है। तो ठीक है, चलो मेरे साथ। चुड़ैल उन्हें मोह जाल में फंसाकर जंगल के अंदर लाती है। यार तन्मय, कहीं हम लकी बॉय की बजाय बकलोल न बन जाए। और कितना दूर चलना है यार? बस नदी तक। चुड़ैल नदी के पास आकर नाच गाकर दोनों लड़कों को रिझाने लगती है। आई वाना तेरा इश्क इश्क तेरा इश्क इश्क मेरे जानिया। चुड़ैल के एक इशारे पर पूरा जंगल रोशनी से जगमग हो जाता है, जिसे देख दोनों दोस्त बहुत चक्के रह जाते हैं। अरे ये कैसे किया तुमने? एकाएक चुड़ैल अपने असली अक्ष में आकर कहती है, ऐसे। यार आयाश, ये तो चुड़ैल है, भाग यहाँ से। जैसे ही दोनों भागने के लिए बढ़ते हैं, चुड़ैल उन्हें जमीन पर पटकते हुए कहती है, देखो, चुपचाप मेरे मन की मनसा पूरी कर दो। मुझे बाबू सोना की चोचलेबाजी नहीं आती, मगर जादू टोना में मुझे महारत हासिल है। ये कहकर चुड़ैल उन दोनों को अपने मोहिनी अस्त्र के असर से मंत्रमुग्ध करके उनके संग संबंध स्थापित करती है, जिसके साथ दोनों की सांस सदा के लिए रुक जाती है। अगली सुबह, सरपंच जी, मौत का ये मसला तो बढ़ता ही जा रहा है। पहले बिरजू, फिर शंकर, फिर आते जाते राहगीर। उस चुड़ैल का कुछ भी नहीं हो सकता। कल रात मैं पुरोहित जी के पास गया था। उन्होंने कहा कि इस जंगल के हर एक छोर को इस कलावे अक्षत से बांधना होगा, जिससे वो बेशरम चुड़ैल सदा के लिए बंधक में बंध जाएगी। सभी साथ मिलकर जंगल की सीमा को बांध देते हैं, जिसके कुछ दिनों तक चुड़ैल की चाल थम जाती है। मगर एक रात पियक्कड़ युवक उस जंगल में जैसे जाता है, वैसे ही बंधन टूटते और चुड़ैल आजाद होती है। ओम पो, ले भैया, हो गई मेरिया। अब मुझे दुर्राटे काटने से कोई नहीं रोक सकता। उस दिन से आज तक उस बेशर्म चुड़ैल ने कई पुरुषों को अपने हवस का शिकार बनाया। बांझ बहू का नसीब। भगवती देवी जैसे ही अपने कमरे के भीतर से निकलती है तो वृंदा कहती है, क्या बात है सासू माँ, आज इतनी साज सज्जा, आप कहीं बाहर जा रही हैं? इस पर भगवती देवी बुरा बेबाक मुंह बनाकर वृंदा के बाल पकड़कर उस पर बांझपन के तानों की बौछार करते हुए कहती है, बेड़ा गर को इस बांझ का। क्योरी बांझ पाखेरू, बिना मनहूस जुबान चलाए तुझे चैन नहीं पड़ता। अच्छे खासे काम में भी बाधा डालना तो तुझ बांझन की पुरानी आदत है। शोरगुल सुनकर वहाँ भगवती देवी का बेटा कौशल आता है। क्या बात है माँ, ये शोर शराबा कैसा है? क्या बताऊं कौशल बेटा, मैं कमला की बहू बिपाशा की गोद भराई में जा रही थी, उतने में ये बांझ बला मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अभी सास के बुरे ताने बंद भी नहीं हुए थे कि कौशल भी वृंदा को बुरी बातें सुनाना शुरू कर देता है। अरे ये बांझ हमारे घर के लिए कलंक बन गई है। इसका चेहरा देखकर बनता काम भी बिगड़ जाता है। 10 साल हो गई शादी को, मगर एक बच्चा तक न दे सकी। दफ्तर में मैनेजर से लेकर कलीग साथ मिलकर मेरा मजाक बनाते हैं, पूछते रहते हैं कब बनेगा बाप। अरे इसके बाद की आई सभी की बहुएं बच्चा जन चुकी है, मगर इस बांझ की बला से हमारा ही घर सालों से सूना है। माँ जी, मेरे नसीब में माँ बनने का सुख भोगना नहीं लिखा तो इसमें मेरा क्या दोष? आप दोनों भली भांति जानते हो कि कमी केवल मुझ में ही नहीं, कौशल जी में भी मौजूद है।
ये सुनकर कौशल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो कहता है, बहुत जुबान चलने लगी इस बांझ की। मैं तो कहती हूँ आज इसका काम तमाम कर दे। कम से कम हम माँ बेटे के सर से इस बांझ का बोझ तो उतरेगा। कमीनी, तू कहना क्या चाहती है कि मेरी मर्दानगी में कमी होने के कारण मैं बाप नहीं बन पा रहा? रुक, अभी सबक सिखाता हूँ तुझे। कौशल अपने बेड से वृंदा को खूब मारता पीटता है। उसके लाख करहाने पर भी भगवती आगे बढ़कर उसे बचाने के बजाय अपने मुंह से अंगारे बरसते हुए कहती है, बहुत जुबान चलने लगी इस बांझ की। मैं तो कहती हूँ आज इसका काम तमाम कर दे। कम से कम हम माँ बेटे के सर से इस बांझ का बोझ तो उतरेगा। वृंदा के लिए ये सब सहना पहली बार नहीं था, बल्कि ये अत्याचार बरसों से चला आ रहा था। वो बांझपन के कारण कभी पति के हाथों पिटती तो कभी सास का सताव सहती। समय गुजर रहा था। एक सांझ घर का टेलीफोन बजता है। वृंदा जैसे ही फोन उठाती है तो उसे दुखद समाचार सुनने को मिलता है। देखिए, मैं सिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर माथुर बात कर रहा हूँ। आपकी रिश्तेदार मिसेस बानी बुरी हालत में है, इस अस्पताल में एडमिट है। ये सुनकर वृंदा के हाथ से फोन छूट जाता है और भगवती कहती है, अरे मेरी मनहूस बहू, यूं अचानक स्तब्ध क्यों हो गई? कौन था फोन पर? बकेगी भी। माँ जी, बानी जी अस्पताल में भर्ती है, हमें फौरन वहाँ पहुँचना होगा। सभी दौड़ते भागते हुए अस्पताल आते हैं, जहाँ आईसीयू बिछोने पर पड़ी बानी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी। मेरी बच्ची, ये क्या हो गया? माँ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं। वृंदा भाभी, जल्दी से यहाँ आओ। वृंदा उसके पास आकर कहती है, बानी जीजी, फिक्र मत करिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। इन बातों का कोई फायदा नहीं भाभी, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अपने बेटे गोपाल की जिम्मेवारी आपको सौंप रही हूँ। मेरी अंतिम इच्छा है कि आप इसकी माँ बनकर इसका ख्याल रखना। वादा करो भाभी। हाँ जी, मैं वादा करती हूँ। अगले ही पल बानी वृंदा को वचनबद्ध करके दम तोड़ देती है। वृंदा गोपाल को गोद में थामे घर आती है, जहाँ भगवती कहती है, अरे ओ बांझ बला, किसने कहा था तुझे अस्पताल में अपनी मनहूस जुबान चलाने को? मैं मेरी बेटी की आखिरी निशानी को तुझ बांझिन के भरोसे नहीं सौंप सकती। अरे जिसकी खुद की गोद बरसों से सूनी है, क्या पता उसके आंचल की छांव इस दुध मुहे बच्चे के लिए अभिशाप बन जाए और कहीं इसकी बिना सांसें छिन जाएं। ये कैसी बात कर रही हैं आप? मरते वक्त मैंने बानी जीजी को वादा किया था कि गोपाल का ख्याल रखूंगी। मुझे माँ बनकर इसे पालने का एक मौका तो दीजिए। ठीक है, मैं तुझ बांझ को अगले 1 महीने का मौका देती हूँ। वृंदा घर का कामकाज निपटाकर जैसे ही सोने चलती है, 6 माह का गोपाल जोर शोर के साथ रोना शुरू कर देता है। वृंदा उसे गोद में उठाकर चुप कराती है। ना मुन्ना, ना रो, चुप हो जा, मेरा राज दुलारा, चुप हो जा। वृंदा की लाख कोशिशों के बावजूद भी गोपाल चुप होने की बजाय सिसकियां पकड़ लेता है। इस पर कौशल और भगवती भी जाग उठते हैं। अरे क्यों रुला रही है मेरे नाती को? बच्चा जना होता तब तो अता पता होता कि बच्चा कैसे चुप होगा, बांझ बला कहीं की। इसके बाद कौशल और भगवती भी बारी बारी से गोपाल को चुप कराने की कोशिश करते हैं। तभी वृंदा गोपाल की प्यास को भांप कर कहती है, शायद गोपाल प्यासा है। अरे बौरा गई हो क्या? 6 महीने का बच्चा भला पानी कब से मांगने लगा? माँ जी, गोपाल 6 महीने का पड़ाव पार कर चुका है। मैंने अस्पताल के चार्ट में पढ़ा था कि 6 माह के बच्चे को दुग्ध पान के साथ जलपान कराना भी जरूरी है। वृंदा जैसे ही गोपाल को प्यार से पुचकारते हुए पानी पिलाती है, गोपाल उसी पल छिन सो जाता है और वृंदा कहती है, देखा माँ जी? अरे हाँ, अब अपनी इस बात का बखान करना बंद कर। भूल मत, तू बांझ है, बड़ा ही कोई तीर नहीं मार लिया। गुजरते हर एक दिन के साथ 1 सप्ताह का पड़ाव पार हो जाता है, जिसके साथ गोपाल के प्रति वृंदा का लगाव माँ से बढ़कर हो जाता है। वो प्रत्येक रात गोपाल के जागने के कारक उसके संग रात जगा करती है और सूर्यास्त से पहले उठकर घर का कामकाज किया करती। काम से फुर्सत पाते ही वृंदा गोपाल के साथ समय बिताया करती थी। अब माँ अपने गोपाल की पहले मालिश करेंगी, फिर उसको नहाई नहाई कराएंगी। भगवती बाहर खड़ी खिड़की से झांकते हुए कहती है, इसके गोदी में गोपाल कितने सुकून में दिख रहा है। अभी तो गोपाल की माँ बनकर सेवा सहाय करते सप्ताह भर ही बीता है और इतने में ही मेरी ये बांझ बहू सूखकर कांटा हो गई। सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक रोज गोपाल की तबीयत पर बन आती है। सभी उसे लेकर अस्पताल आते हैं, जहां डॉक्टर कहता है, देखिए,
माँ का दूध मुहैया न होने की वजह से बच्चे को अंदरूनी कमजोरी है। आपको इसका खास ख्याल रखना होगा। जैसे ही वृंदा गोपाल को उठाने के लिए आगे हाथ बढ़ाती है, भगवती भड़कते हुए कहती है, दूर कर अपने इस मनहूस हाथों को। तुझ बांझ के साय से ही आज गोपाल का ये हश्र हुआ है। बांझिन ममता की झूठी आड़ में तू मेरे गोपाल को मारना चाहती है। सभी घर आते हैं मगर गोपाल चुप होने का नाम नहीं लेता। पर जैसे ही वृंदा उसे अपनी गोदी में लेती है, गोपाल आंखें मूंदकर सुकून से सो जाता है। निस दिन वृंदा गोपाल की सेहत के लिए हर एक तप व्रत करती है। ऐसा कोई मंदिर और मूर्त नहीं बचा था जिसे उस बांझ बहू ने पूजा न था। शायद उसका फल था कि गोपाल आज एकदम स्वस्थ हो गया। अब गोपाल एकदम फिट एंड फाइन है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया मुझे नहीं, इसकी माँ को कहिए माताजी। बहू, माँ होकर भी मैं तेरी ममता को देख ना सकी। हमेशा तुझे बांझ का बुरा ताना देकर तेरे मन को भेदती रही, मगर ये भूल गई कि पालने वाले का दर्जा जन्म देने वाली माँ से बढ़कर होता है। देवकी ने कान्हा जी को जन्म दिया, मगर कहलाते तो कान्हा यशोदा नंदन ही है। हाँ वृंदा, अगर बानी भी जिंदा होती तो वो भी गोपाल का इस कदर ध्यान न रख पाती। माँ जी, कौशल जी, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज आपका नजरिया बदल गया। अब मेरे माथे पर लगा बांझ का कलंक मिट गया। वृंदा ने भले गोपाल को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, मगर गोपाल के प्रति उसका प्यार परवान चढ़ता देख भगवती को ये एहसास हो ही गया कि कभी कभी खून के रिश्ते भी दिल के रिश्ते के आगे फीके पड़ जाते हैं। भूतिया डोली और अर्थी का मिलन। रात का समय होता है। गांव के सभी लोग अपने घरों में आराम से सो रहे होते हैं। गांव का कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं होता। रात के सन्नाटे में ठंडी ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। आसमान में भी चारों तरफ काले बादल घिरे होते हैं। ऐसी काली रात में एक भूतिया डोली गांव से निकल कर जा रही होती है, जिसमें एक बहुत भयानक चुड़ैल बैठी होती है। वह डोली में बैठी हुई एक गाना गाती है। मेरी किस्मत में तो नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करती हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करती थी, मैं तुझसे अब भी प्यार करती हूँ। चुड़ैल गाना गाकर अपने प्रेमी को याद करने लगती है। जैसे ही चुड़ैल की भूतिया डोली गांव की पुलिया के पास आकर रुकती है, पुलिया के एक किनारे चुड़ैल की डोली होती है तो दूसरी तरफ पुलिया के किनारे एक अर्थी खड़ी होती है। उस अर्थी के ऊपर एक लड़का मरा हुआ लेटा होता है, जिसके अंदर से आत्मा निकलती है और वह एक गाना गाने लगती है। किस्मत से हमें आप हमदम मिल गए, जैसे कि दुआ को अल्फाज मिल गए। सोचा नहीं वो हासिल हो गए, चाहूँ और क्या कि खुदा दे अब मुझे। भूत के गाने को सुनते ही चुड़ैल अपनी डोली से निकलकर बाहर खड़ी होती है और पुलिया के दूसरे किनारे पर उस अर्थी से निकले भूत की आत्मा को देखकर रोने लगती है। जिसके बाद चुड़ैल रोते हुए कहती है, प्रियतम, क्या ये सच में तुम हो? हाँ प्रियतम, ये मैं ही हूँ, तुम्हारा आशिक। देखो तुम्हारे सामने खड़ा है। मुझे तो यकीन ही नहीं आता, क्या इस दुनिया में ऐसा अजूबा भी हो सकता है? जब मोहब्बत सच्ची हो तो सब कुछ हो सकता है। पुलिया के एक किनारे से चुड़ैल चलकर आ रही होती है तो दूसरे किनारे से भूत चलकर आ रहा होता है। देखते ही देखते दोनों पुलिया के बीचों बीच खड़े होकर मिलते हैं और एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं, जिसके बाद दोनों ही रोने लगते हैं। इस दुनिया वालों ने हम दोनों को मिलने नहीं दिया, लेकिन ऊपर वाले का रहम देखो, हम दोनों मरने के बाद भी मिले हैं। हाँ, भगवान ने हमें मिला दिया। अब हम दोनों कभी जुदा नहीं होंगे और ये दुनिया हमें कभी जुदा नहीं कर सकते। एक तरफ से किनारे से भूतिया डोली में से चुड़ैल निकल कर आती है तो दूसरी तरफ एक अर्थी से एक लड़के की आत्मा। आखिर उन दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वह दोनों मरने के बाद मिले? चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। प्रतापगढ़ के गांव में एक भानु प्रताप नाम का आदमी रहता था। भानु प्रताप राजा महाराजाओं की पीढ़ी से चलता आ रहा था, जिसकी वजह से पूरे गांव में भानु प्रताप का अच्छा खासा दबदबा था। उसकी आवाज के आगे गांव के किसी भी आदमी की आवाज नहीं निकलती थी। वहीं दूसरी तरफ भानु प्रताप की हवेली में मोहिनी नाम की नौकरानी खाना बनाने का काम करती थी। वह बहुत सुंदर थी और गांव के सभी लोगों की नजर उसके ऊपर थी, लेकिन भानु प्रताप उसे एक बेटी की तरह मानता था। वहीं दूसरी तरफ भानु प्रताप का सिर्फ इकलौता बेटा था जिसका नाम अनुराग था। अनुराग आज ही अमेरिका से पढ़ाई पूरी करके वापस लौटा था। हेलो डैड, कैसे हो आप? काफी दिनों के बाद आपको देख रहा हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आप आज भी पहले की ही तरह जवान हो। अरे बेटा, जब इस उम्र में अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखूंगा तो समय से पहले ही बूढ़ा हो जाऊंगा। वैसे ये बताओ, तुम्हारा सफर कैसा रहा और तुम 1 घंटा लेट कैसे आए हो? अरे डैड, मेरी फ्लाइट 1 घंटा लेट हो गई थी, जिसकी वजह से मैं लेट हो गया हूँ। वैसे मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मेरे लिए मेरी पसंद का कुछ बनवाया है या नहीं?
मेरा बेटा विदेश से आए और मैं उसके लिए उसकी पसंद का खाना ना बनवाऊं? ऐसा हो सकता है क्या? अरे मोहिनी, बेटा जरा खाने की टेबल पर खाना लगा दो। रसोई में से मोहिनी आवाज लगाती है, जी साहब, केवल 10 मिनट में खाने की टेबल तैयार हो जाएगी। अनुराग अपने डैड भानु प्रताप से बातें करते करते कुछ ही देर में खाने की टेबल पर पहुंच जाता है, जहां खाने की टेबल पर अनुराग के पसंद की सभी चीजें मौजूद होती हैं। वो ये सब देखकर बहुत खुश होता है और खाना शुरू करता है। खाना खाते खाते वो कहता है, लाजवाब, इस खाने का स्वाद तो हाँ बिल्कुल अलग है। जिसने इसको बनाया है उसने मेरी पसंद की डिशेस को और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। आहा, आखिर ये सब किसने बनाया है? तभी भानु प्रताप मोहिनी को बुलाता है। मोहिनी जैसे ही अनुराग के सामने आती है, अनुराग उसे अपनी निगाहें भरकर देखता रह जाता है। तभी उसके मुंह से कुछ निकलता है, क्या खूबसूरती है। क्या कहा बेटा? कुछ नहीं डैड, अब पता चला कि इस खाने के अंदर इतनी अलग बात क्यों है, क्योंकि इसे बनाने वाला ही सबसे हटके है। अनुराग को मोहिनी से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है, जिसके बाद वह उसके हाथों का बना हुआ खाना खाने लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे अनुराग हमेशा मोहिनी के करीब आने की कोशिश करता, लेकिन मोहिनी उसे अपने करीब आने नहीं देती। एक दिन मोहिनी खाना बनाकर शाम के वक्त अपने घर की तरफ लौट रही होती है। उसी समय अनुराग उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वह जंगल तक पहुँच जाता है। जंगल में उसे कोई नहीं दिखता, जिसका फायदा उठाकर वह मोहिनी का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तुम मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे जितने भी करीब आने की कोशिश करता हूँ, तुम मुझसे दूर भागती हो। क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? अनुराग की बात सुनकर मोहिनी परेशान हो जाती है और कहती है, छोटे ठाकुर जी, मैं आपको नापसंद करने वाली होती ही कौन हूँ? अरे आप तो ठाकुर साहब के बेटे हो, आपको नापसंद करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ, आपका मुकाबला कभी नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आपको कभी अपने करीब नहीं आने देती। अरे ये सब फालतू की बातें हैं। गरीब अमीर कुछ नहीं होता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी बनना चाहोगी? मोहिनी कई बार अनुराग को इनकार करती है, लेकिन अनुराग उसे मना लेता है। देखते ही देखते दोनों में बहुत गहरा प्यार हो जाता है। इस बात की खबर भानु प्रताप का चमचा उसे जाकर दे देता है। ठाकुर साहब, आपके घर खाना बनाने वाली लड़की आपके बेटे के ऊपर डोरे डाल रही है और आपको इस बात की कानो कान खबर भी नहीं है। क्या कहा? मोहिनी मेरे बेटे अनुराग के ऊपर डोरे डाल रही है? ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, उन्हें छुप छुप कर मिलते हुए। इस 2 कौड़ी की लड़की की इतनी औकात कि ये मेरे बेटे अनुराग के ऊपर डोरे डालेगी? इसे तो मैं जीने भी नहीं दूंगा। ये सुनते ही भानु प्रताप बहुत गुस्से में आ जाता है। एक तरफ भानु प्रताप मोहिनी को मारने के लिए बंदूक उठाकर घर से निकल जाता है, वहीं दूसरी तरफ अनुराग अपने पिता भानु प्रताप से छुपकर मोहिनी से शादी करने के लिए उसे डोली में बिठाकर मंदिर में ले जाता है। लेकिन तभी भानु प्रताप उनका रास्ता रोक लेता है और उनसे कहता है, मेरे जीते जी ये लड़की तुम्हारी नहीं हो सकती। तुम इस 2 कौड़ी की लड़की से शादी नहीं कर सकते। लेकिन पिताजी, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं मोहिनी के बिना नहीं जी सकता। नहीं, मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया। ये लड़की हमारे घर की बहू नहीं बनेगी। इतना कहते ही भानु प्रताप मोहिनी को डोली से बाहर निकालता है और उसको गोली मार देता है। मोहिनी वहीं मर जाती है, जिसके बाद भानु प्रताप अपने बेटे को जबरदस्ती अपने साथ घर ले जाता है और उसे कमरे में बंद कर देता है। पिताजी, ये आपने क्या किया? पिताजी, दरवाजा खोलो। पिताजी, उसको तो तुमने मार दिया, अब मुझे भी मार दो। अनुराग दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नहीं खोल पाता, जिसके बाद अनुराग कमरे में ही फांसी लगाकर मर जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, भानु प्रताप अपने बेटे की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। अरे बेटा, ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हारे अच्छे के लिए सोच रहा था, लेकिन तुमने तो इतना बड़ा कदम उठा लिया। एक बार भी अपने बाप के बारे में नहीं सोचा। भानु प्रताप को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, जिसके बाद वह उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसकी अर्थी लेकर शमशान घाट की तरफ चल पड़ता है। जैसे ही वह शमशान घाट पहुंचने वाले होते हैं, उसी समय चुड़ैल मोहिनी की भूतिया डोली पहुंच जाती है, जिसके बाद वह सबसे पहले अनुराग के पिता भानु प्रताप को मारती है और साथ ही साथ अर्थी में मौजूद सभी लोगों को मार देती है, जिसके बाद चुड़ैल भूत के साथ वहां से हमेशा के लिए गायब हो जाती है।